दोस्तों, सोचिए उस इंसान के बारे में जिसे आप कभी कम आंकते थे, जिसे आपने छोड़ दिया क्योंकि उसकी हालत थोड़ी खराब थी। लेकिन आज वही इंसान सबका आदर्श बन चुका है। आप क्या करेंगे अगर आपका अतीत भी आपको कम समझे? अगर आप ये कहानी देखेंगे तो आपको सीख मिलेगी कि मेहनत, धैर्य और हौसला किसी को भी बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताइए कमेंट में अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रहा है जिसने आपको कम समझा हो तो आप क्या करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां मिस न करें। मुंबई की सर्द हवाएं उस सुबह कुछ ज्यादा ही चुभ रही थीं। अंधेरी ईस्ट के BMW शोरूम का शीशे वाला बड़ा दरवाजा जैसे रोशनी नहीं, अहंकार चमका रहा था। उसी दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर आया एक साधारण सा आदमी, मिट्टी के रंग का कुर्ता, घिसी सैंडल और चेहरे पर ऐसी शांति जो अक्सर तूफानों के बाद ही आती है। उसका नाम था राजत वर्मा। शोरूम में खड़े लोग पहले तो उसके कपड़ों पर नजर डालते रहे, फिर उसकी मौजूदगी पर सवाल उठाने लगे। कोई मुस्कुराया, कोई भौहें चढ़ाकर बोला शायद गलत जगह आ गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान हुई एक महिला जो ऊंची हील्स में खड़ी, हाथ में टैबलेट लिए ग्राहकों से बात कर रही थी। वही थी कविता सिंह, राजत की पूर्व पत्नी। उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक उभरी, लेकिन तुरंत ही तिरस्कार में बदल गई, जैसे किसी को याद आ गया हो कि उसने कभी किसे पीछे छोड़ दिया था। राजत, कविता ने तेज आवाज में कहा, यह BMW का शोरूम है, कोई सस्ता बाजार नहीं। यहां तुम जैसा कोई क्या करेगा? शोरूम में हलचल बढ़ गई। कुछ कर्मचारी आगे बढ़े जैसे उसे बाहर निकालना चाहते हो। राजत शांत खड़ा रहा, न उसने शिकायत की न गुस्सा। बस एक ठंडी, थकी हुई मुस्कान उसके होंठों पर आई। उन मुस्कानों में इतना दर्द होता है जिसे सिर्फ वही समझते हैं जिन्हें कभी किसी ने हंसकर छोटा कर दिया हो। किसी को नहीं पता था कि इस साधारण से दिखने वाले आदमी की कहानी आज पूरे शोरूम को हिला देने वाली थी और कविता की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। BMW शोरूम की चमकती सफेद रोशनी उस सुबह कुछ ज्यादा ही तेज लग रही थी। महंगी कारों के बीच खड़ा राजत अपने सादे कुर्ते और घिसे सैंडल में दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर फैली शांति किसी तूफान के बाद की ठहराव भरी हवा जैसी थी। कविता ने उसे देखते ही भौहें सिकुड़ लीं। उसने तीखे स्वर में कहा, राजत, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ कार देखने आए हो या फिर रास्ता भूल गए? उसके शब्द ज्यादा नहीं थे, लेकिन हर अक्षर चुभन लिए हुए था। आसपास खड़े कर्मचारी चुप थे, कोई खुलकर नहीं हंसा, पर हवा में खिंचाव था, जैसे सब महसूस कर रहे हों कि यह साधारण मुलाकात नहीं होने वाली। एक सेल्समैन आगे बढ़ा, मैडम चाहें तो, पर कविता ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, तुम जानते हो ना राजत, यह जगह उन लोगों की है जो यहाँ की हवा भी खरीद सकते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजत ने उसकी तरफ देखा, न गुस्सा न शिकायत, बस एक थकी हुई, बहुत शांत नजर। शोरूम की तेज रोशनी उसके चेहरे पर ऐसे पड़ रही थी मानो अमीरी और सादगी एक ही मंच पर आमने सामने खड़ी हों। कभी कभी एक तिरछी नजर भी आदमी को सालों पीछे ले जाती है। और राजत की आंखें पल भर को झुक गईं। उसी पल अतीत का बोझ फिर से उसके दिल पर उतर आया। वह टूटा हुआ किराए का कमरा, आधी रात में रुक जाने वाला पंखा और कविता की वह आवाज, मैं इस गरीबी में नहीं जी सकती। लेकिन आज वह सब कुछ केवल याद था। राजत अब वह आदमी नहीं रहा। दूर खड़ी सेल्स गर्ल अंजलि की नजर राजत की जेब पर पड़ी, जहां से एक फाइल का कोना झलक रहा था। जब वह कस्टमर फॉर्म देने पास आई, उसने ध्यान से देखा, यह प्रॉपर्टी एक्विजिशन डॉसियर्स था, जो आम तौर पर बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज होता है। अंजलि की सांस हल्की अटक गई। उसे महसूस हुआ कि यह आदमी साधारण नहीं है, उसकी सादगी के पीछे कुछ गहरा छिपा है। कविता फिर बोली, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बता दो, लेकिन यहाँ कार खरीदने की बात मत करना। इस बार राजत ने धीरे से सांस ली और शांत आवाज में कहा, मदद? समय ने मुझे काफी कुछ सिखाया है कविता, अब किसी की मदद की जरूरत नहीं। इतना कहते ही शोरूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगली ही कुछ पलों में यहाँ की हवा, यहाँ की कहानियां और कविता की पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। BMW शोरूम की चमकती रोशनी के बीच खड़े राजत की आंखों में अचानक एक पुरानी परछाई उतर आई। कविता के तिरछे शब्द कमरे में गूंज रहे थे, लेकिन राजत अब उन्हें सुन नहीं रहा था। उसकी यादें धीरे धीरे उसे उन दिनों की तरफ ले जा रही थीं
जब जिंदगी किसी भारी बोझ की तरह उसके कंधों पर पड़ी थी। वह समय जब वह और काविता एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। संघर्ष से भरी जिंदगी, कम साधन और ढेर सारी उम्मीदें। काविता के चेहरे पर हमेशा एक बेचैनी रहती, जैसे उसे जीवन में जो चाहिए था वह उसके हाथ से फिसल रहा हो। एक शाम वह दरवाजे पर खड़ी हुई और बेहद साफ आवाज में बोली, रजत, मैं अपने भविष्य को इस तरह नहीं देख सकती। मैं अलग होना चाहती हूं। यह एक वाक्य था, पर रजत के भीतर गहरे तक उतर गया। उसने उस रात जिंदगी से कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप रिश्ते को वहीं छोड़ दिया जहां कविता ने उसे खत्म किया था। तलाक के बाद महीनों तक राजत किसी मशीन की तरह जीता रहा, काम, थकान और खामोशी। मगर किस्मत में कभी कभी अजीब मोड़ भी होते हैं। एक शाम थककर वह अंधेरी स्टेशन के पास चाय पीने रुका। वहां एक बुजुर्ग लॉटरी बेचने वाला बैठा था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आखिरी टिकट है, ले लो, क्या पता किस्मत पलट जाए। राजत ने जेब में हाथ डाला, बस एक नोट बचा था। उसने हंसते हुए टिकट ले लिया, संबत्तात किस्मत पलट जाए, जैसे किसी मजाक का हिस्सा हो। लेकिन जब नतीजे आए और रजत ने अखबार में अपना नंबर देखा तो उसके कदम खुद ब खुद जमीन पर जम गए। वह टिकट 12 करोड़ का था। उस पल उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। कभी कभी इंसान टूटने के बाद ही समझता है कि किस्मत किसी को भी अचानक उठा सकती है। राजत ने यह खबर किसी से साझा नहीं की, सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्त राघव से। राघव ने उसे समझाया, पैसा अगर दिखेगा तो उलझने बढ़ेंगी, इसे संभाल कर रखो और सही जगह लगाओ। यही सलाह राजत के जीवन की दिशा बन गई। उन्होंने साथ बैठकर रियल एस्टेट का अध्ययन शुरू किया। कौन से शहर बढ़ रहे हैं, कहां जमीन का भविष्य उज्जवल है। राजत ने पुणे, नासिक, नावी मुंबई जैसे इलाकों में अपनी पहली खरीदारियां की। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले साल में एक दलाल ने उसे घटिया प्लॉट देकर धोखा भी दिया, मगर यही धोखा उसकी सीख बन गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल बीतते गए और राजत जमीन से आसमान तक की दूरी तय करता गया। वह करोड़ों का मालिक बन चुका था, लेकिन उसके कपड़े, उसके तौर तरीके अब भी बेहद साधारण थे, जैसे वह दुनिया को बताना चाहता हो कि असली कीमत इंसान की यात्रा में होती है, उसकी चमक धमक में नहीं। आज BMW शोरूम की रोशनी में खड़े राजत को वह लंबा सफर किसी फिल्म की तरह याद आ रहा था। दरारों से भरा अतीत और चमकते हुए वर्तमान के बीच खड़ा वह बिल्कुल शांत था, शायद इसलिए कि उसने खुद को साबित कर दिया था। और एक कॉन्ग्रेस करके कविता ने, वह सिर्फ वही देख पाई थी जो आंखों से दिखता था। वास्तविकता वह कभी समझ ही नहीं पाई। अब हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। राजत की आंखों में हल्की मुस्कान उभरी, कहानी अब उसकी थी और मोड़ वह खुद लिखने वाला था। BMW शोरूम की चमकती रोशनी में खड़ा राजत उस पल बिल्कुल अलग ही आभा लिए हुए लग रहा था। उसके साधारण कपड़ों की सादगी और चेहरे की शांत ठहराव कविता को जितना परेशान कर रहे थे, उतना ही वह वक्त को समझ नहीं पा रही थी। उसने एक बनावटी आत्मविश्वास के साथ कहा, राजत, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, वरना यहां खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। यह जगह तुम्हारी दुनिया से थोड़ी अलग है। उसकी आवाज में पहले जैसी चुभन तो थी, लेकिन इस बार उसके भीतर की हल्की घबराहट भी साफ महसूस हो रही थी। राजत बस उसे देखता रहा। उस नजर में न सवाल था, न शिकायत, मगर वह भार था जो किसी इंसान के चुपचाप सफल होने के बाद आता है। आसपास खड़े कर्मचारी भी अब राजत को सिर्फ एक साधारण आदमी की तरह नहीं देख रहे थे। उसकी खामोशी उनमें एक तरह की जिज्ञासा जगा रही थी। अंजलि, जो अब तक दूर खड़ी होकर सब देख रही थी, धीरे से आगे बढ़ी। उसे अब भी याद था कि राजत की जेब से झलकती उस फाइल पर प्रॉपर्टी एक्विजिशन जैसा कुछ लिखा था जो किसी आम ग्राहक के पास नहीं होता। यह सोचकर ही उसे लगा कि शायद इस आदमी के कपड़े उसकी असलियत नहीं बताते। कविता ने माहौल को अपने कोशक कराया है, पक्ष में रखने की कोशिश की और कहा, राजत, अगर तुम बस देखने आए हो तो ठीक है, लेकिन समय बर्बाद मत करो। यहां काम करने वाले लोगों की भी एक मर्यादा होती है। उसके शब्द हल्के थे, मगर नजर अब भी तिरछी थी, जैसे वह राजत की मौजूदगी को किसी तरह ठुकराना चाहती हो। राजत ने धीरे से जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा पुराना कार्ड होल्डर निकाला। वह बिल्कुल साधारण था, जैसे किसी पुराने सफर का साथी हो। उसने उसे खोला और एक कार्ड निकालकर शांति से टेबल पर रख दिया। अंजलि की नजर कार्ड पर पड़ते ही उसकी सांस थम गई। उस पर साफ लिखा था, राजत वर्मा, फाउंडर, डायरेक्टर।
वर्मा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पीवीटी एलटीडी। यही वही कंपनी थी जिसका नाम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से तेजी से उभर रहा था। कविता ने जैसे ही कार्ड देखा उसका चेहरा एकदम से जम गया, आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज दबे स्वर में बाहर निकली, यह कंपनी। राजत ने शांत आवाज में कहा, हाँ कविता, वही राजत हूं मैं। बस फर्क इतना है कि तुमने जिस जगह कहानी खत्म कर दी थी, मेरी जिंदगी ने वहां से एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। शोरूम में सन्नाटा उतर गया। अब हर नजर राजत पर थी, उस आदमी पर जिसे कुछ मिनट पहले तक किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। कविता के चेहरे पर अविश्वास, डर और पछतावे का मिश्रण था। राजत की आंखें उससे हटकर अब कमरे की ओर मुड़ी, जैसे वह दुनिया को बताना चाहता हो कि असली कहानी हमेशा चुप्पी के पीछे ही लिखी जाती है। उस पल कोई नहीं जानता था, यह तो बस आरंभ था। आगे जो होने वाला था वह कविता की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। शोरूम की हवा एकाएक बदल गई थी, जैसे किसी ने अदृश्य पर्दा हटा दिया हो और सबकी आंखों के सामने एक नया सच उभर आया हो। राजत का विजिटिंग कार्ड अब भी टेबल पर रखा था, लेकिन उसका असर कविता के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जो आत्मविश्वास कुछ देर पहले उसकी चाल में था, वह अब उसके कदमों से गायब हो चुका था। उसकी आंखें राजत की तरफ उठीं, लेकिन उनमें अब तिरस्कार नहीं, एक अनजाना डर तैर रहा था। राजत शांत खड़ा रहा। उसके सादे कपड़ों के पीछे की गंभीरता अब किसी को भी साधारण नहीं लग रही थी। कविता ने आखिर हिम्मत जुटाकर पूछा, राजत, यह सब तुमने कैसे? मगर उसके ही शब्द उसकी आवाज में खो गए। राजत ने उस पर सीधे नहीं बल्कि पूरे कमरे पर नजर डाली, मानो उसके लिए यह क्षण किसी जीत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी को शांत तरीके से बंद करने जैसा था। उसने धीरे से कहा, कभी कभी इंसान वहां पहुंच जाता है जहां उसने खुद को कभी देखा भी नहीं होता, लेकिन रास्ता वही दिखाता है जो हार मानने से इनकार कर दे। उसकी आवाज भारी नहीं बल्कि धीमी और सच्ची थी। कविता उसकी बात सुनकर जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ बस हल्के से कांपे। राजत ने तभी मैनेजर की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ मॉडल्स देखने हैं। मेरी टीम के नए प्रोजेक्ट के लिए गाड़ियां चाहिए, आज डील फाइनल करनी है। यह सुनकर मैनेजर की आंखों में सम्मान की चमक उभरी, पर वह ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, बस तुरंत फाइलें मंगवाने का इशारा कर दिया। माहौल अब तमाशे से कहीं ज्यादा किसी बड़े सौदे के इंतजार जैसा हो गया था। कविता यह सब देख रही थी। कुछ देर वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, राजत, मेरा मतलब, अगर कभी बात करना चाहो तो। उसकी आवाज टूटी हुई नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा खालीपन था जिसे राजत अच्छी तरह पहचानता था। वह खालीपन जो तब पैदा होता है जब इंसान अपनी ही की हुई गलती का बोझ खुद महसूस करे। राजत ने उसकी ओर एक पल देखा। उसमें न गुस्सा था न ताना, सिर्फ एक दूरी, वह दूरी जो समय बनाता है और जिसे कोई रिश्ता पार नहीं कर पाता। उसने कहा, कविता, बातचीत तब होती है जब दोनों एक ही जगह खड़े हों। तुमने मुझे तब नहीं देखा जब मैं कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, और अब मैं वहां हूं जहां मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। यह कहते हुए उसकी आवाज और भी शांत हो गई। यह शांति कविता के दिल में किसी तेज चोट की तरह उतरी। उसने आंखें नीची कर लीं, क्योंकि अब पहली बार उसे समझ आया था कि पछतावा हमेशा आंसुओं से नहीं बल्कि उन खामोश पलों से भी होता है जहां इंसान अपनी ही सोच के सामने हार जाता है। राजत ने मैनेजर से कहा, चलिए गाड़ियां दिखाइए, मुझे समय बर्बाद नहीं करना। और वह धीरे से मुस्कुराया। वह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने अपनी कहानी खुद लिखी और अब उसे गरिमा के साथ आगे बढ़ा रहा था। कविता वहीं खड़ी रह गई। उसके आसपास की चमक अब इतनी धुंधली लग रही थी कि वह खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी। कमरे में अब सिर्फ एक ही बात साफ महसूस हो, मुझके साथ में आधी बात साफ महसूस हो रही थी। राजत की यात्रा का सबसे निर्णायक पल अभी अभी शुरू होने वाला था। शोरूम की हवा उस समय एक अजीब सी खामोशी से भर चुकी थी, जैसे दीवारें भी समझ रही हों कि आज कुछ असामान्य हो रहा है। राजत मैनेजर के साथ आगे बढ़ा। उसकी चाल में वह भरोसा था जो किसी लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत से आता है। मैनेजर ने सम्मानित आवाज में कहा, सर, हमारे पास 3 मॉडल हैं जो आपकी कंपनी की जरूरतों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था कर दूं? राजत ने शांत स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं है। मुझे काम के हिसाब से गाड़ियां चाहिए और मैं पहले ही निर्णय ले चुका हूं। उसके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें ऐसी दृढ़ता थी
जो किसी बड़े व्यापारी की पहचान होती है। अंजलि थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर उसे देख रही थी। उसने महसूस किया कि राजत में एक ऐसी ठहराव भरी गंभीरता है जो किसी की बाहरी हालत से नहीं बल्कि उसके भीतर की आग से बनती है। कुछ मिनट पहले जिसे साधारण समझा गया था वही अब शोरूम के माहौल को दिशा दे रहा था। कविता धीरे धीरे राजत के पास आई। उसकी आंखों में इस बार पछतावे की जगह एक गहरी उलझन थी, जैसे उसके पैरों के नीचे की धरती अचानक खिसक गई हो और वह समझ ही न पा रही हो कि उसके सामने खड़ा यह आदमी वही राजत है या कोई और व्यक्तित्व। वह धीमी आवाज में बोली, राजत, 3 गाड़ियां, इतनी बड़ी खरीद? राजत ने उसकी ओर देखा। उस नजर में कोई पुराना दर्द नहीं था, बस एक परिपक्व दूरी थी। उसने कहा, मेरी टीम नई साइट पर काम शुरू कर रही है, उन्हें गाड़ियों की जरूरत है। मैं यहां योजना पूरी करके ही निकलूंगा। कविता उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। यह वही आदमी था जिसे उसने कभी कमजोर समझा था और आज वह इतने बड़े फैसले इतनी सहजता से ले रहा था। मैनेजर ने फाइलें राजत के सामने रखी। राजत ने उन्हें ध्यान से देखा और बिना हिचकिचाए कहा, तीनों मॉडल फाइनल कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन कंपनी के नाम पर होगा। मैनेजर ने तुरंत टीम को निर्देश दिया। अब उसका व्यवहार बदल चुका था और वह राजत के हर शब्द को आदेश की तरह ले रहा था। कविता एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर न सिर्फ हैरानी थी बल्कि एक गहरी खालीपन भी, जैसे उसके भीतर मौजूद सभी विचार एक क्षण के लिए अस्त व्यस्त हो गए हों। उसे महसूस हो रहा था कि वह एक ऐसे क्षण के सामने खड़ी है जहां उसका अतीत और वर्तमान एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर रहे हों। भुगतान की बात आई तो मैनेजर ने पूछा, सर, पेमेंट कैसे कराना चाहेंगे? राजत ने कार्ड होल्डर से एक दस्तावेज निकाला और उसे टेबल पर रखा। कंपनी अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। इस वाक्य में न कोई प्रदर्शन था, न कोई गर्व, बस एक स्पष्टता, जैसा किसी आत्मनिर्भर व्यक्ति में होती है। कविता ने यह सुनकर हल्का सा कदम पीछे खींचा। उसे एहसास हो गया था, राजत न सिर्फ आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुका है बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी किसी दूर की चोटी पर पहुंच चुका है जहां उसकी मौजूदगी एक स्थिर पहाड़ जैसी लगती है। दस्तावेजों पर साइन होते ही तीनों गाड़ियां राजत की कंपनी के नाम फाइनल हो गईं। शोरूम में हल्की हलचल थी, मगर उसके बीच राजत की उपस्थिति अब भी शांत और मजबूत थी। कविता दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके भीतर कोई तूफान नहीं बल्कि एक अजीब सी सुनसान खामोशी उतर आई थी, जैसे वह खुद से ही पूछ रही हो कि जो कहानी उसने सालों पहले छोड़ी थी उसका अंत आज इतनी दरारों के साथ उसके सामने क्यों खड़ा है। और राजत, वह अपने अगले कदम की ओर बढ़ चुका था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा लिया हो और अब किसी भी पुराने साए में कदम रखने की जरूरत न समझता हो। BMW शोरूम में सन्नाटा गहराता जा रहा था। दस्तावेजों का शोर थम चुका था और राजत के तीनों वाहन अब उसकी कंपनी के नाम पर दर्ज हो चुके थे। कमरे का माहौल बदल गया था, जैसे सबकी नजरों में राजत की छवि अचानक किसी ऊंचे पर्वत की तरह उभर आई हो। वह खाली सा टेबल छोड़कर आगे बढ़ने ही वाला था कि कविता ने हिचकते हुए कदम आगे बढ़ाए। उसका चेहरा किसी ऐसी सच्चाई से रूबरू लग रहा था जिसका बोझ उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ पल वह राजत को देखती रही, मानो उसकी आंखें किसी अनकहे जवाब की तलाश कर रही हों, लेकिन उस शांत चेहरे पर न कोई शिकायत दिख रही थी, न कोई गर्माहट। आखिर वह धीमी टूटी हुई आवाज में बोली, राजत, क्या हम बस कुछ देर बात कर सकते हैं? एक इंसान की तरह, न अतीत के रूप में, न किसी उम्मीद के साथ। उसके शब्द हल्के थे पर उनमें एक अजीब सी कंपकंपी थी, ऐसी कंपकंपी जिसे पछतावा नहीं बल्कि अचानक सच का सामना पैदा करता है। राजत कुछ क्षण चुप रहा। वह उसे गहराई से देख तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह भाव नहीं था जो कभी कविता को दिया करता था। वह बोला, कहिए, लेकिन ध्यान रहे, जो बातें आज होंगी वे मेरी जिंदगी को नहीं बदलेंगी। मैं बस सुन सकता हूं, वापस नहीं जा सकता। कविता की सांस जैसे अटक गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, रजत, जब तुमने अभी अभी पेमेंट किया, जब सबने तुम्हें उस नजर से देखा, उस पल मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। और आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं उस आदमी को खो चुकी हूं जिसे मैं कभी पहचान भी नहीं पाई। उसके शब्दों में पछतावा नहीं था, यह एक साम आज बात रहे स्वीकार था। ऐसा स्वीकार जो इंसान तब करता है जब सच उसके सामने पूरी तरह खुल चुका हो और वह खुद को किसी आईने में बेनकाब देख ले। रजत की नजरें नरम नहीं हुई,
वह शांत स्वर में बोला, कविता, जिंदगी में हर किसी को एक मोड़ मिलता है जहां वो तय करता है कि किसका साथ देना है, किसका नहीं। तुमने उस मोड़ पर मेरी जगह अपनी उम्मीदों को चुना। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस यह समझ लेता हूं कि हम दोनों अलग रास्तों के लोग थे। कविता की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए पूछा, एक बात बताओ राजत, अगर मैं उस वक्त रुक जाती, अगर मैं तुम्हें थोड़ा समय देती, क्या आज कहानी अलग होती? उसकी आवाज में कोई उम्मीद नहीं थी, बस एक आखिरी सवाल जो शायद पिछले कई सालों से उसके भीतर किसी बंद कमरे में कैद था। राजत ने सिर धीरे से हिलाया। वह बोला, कहानी तभी बदलती जब तुम मुझे उस वक्त देख पाती जब मैं टूट रहा था, लेकिन तुमने मेरी थकान को कमजोरी समझा और अब मेरे मजबूत होने पर हैरानी हो रही है। यह जीवन का नियम है कविता, जिसे हम समय पर नहीं पहचानते, उसे समय एक दिन हमें पहचानने पर मजबूर कर देता है। कविता के होंठ कांपे, पर वह कुछ कह नहीं पाई। उसकी आंखों में जो दर्द था वह बदले का नहीं, बल्कि एक गहरी खालीपन का था, जैसे किसी ने उसके भीतर से एक हिस्सा निकाल लिया हो और वह उस खाली जगह को भरने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रही हो। राजत ने हल्के स्वर में कहा, हम दोनों ने अपनी अपनी गलियों में बहुत दूर तक चल लिया है, अब उनके बीच कोई पुल बचा ही नहीं। और वह मुड़ा, बिना किसी नफरत, बिना किसी जीत की भावना के, बस उस सुकून के साथ जो किसी आदमी को तब मिलता है जब वह आखिरकार अपने पुराने अध्याय को बंद कर देता है। कविता वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी दुनिया का रंग अचानक फीका पड़ गया हो। चारों तरफ चमकती कारों की रोशनी के बावजूद उसके भीतर एक ऐसा अंधेरा उतर आया था जिसे अब कोई भी रोशनी छू नहीं सकती थी। BMW शोरूम के कांच के दरवाजे पीछे बंद होते ही राजत ने एक पल रुककर बाहर की हवा को महसूस किया। अंदर का भारी, भावनाओं से भरा माहौल जैसे अचानक पीछे रह गया था और बाहर की हल्की हवा उसके कंधों पर पड़ा बोझ खींचकर दूर ले जा रही थी। उसकी आंखों में कोई जीत की चमक नहीं थी, न ही कोई अफसोस, बस वह थकान थी जो किसी लंबे अध्याय को बंद करने पर महसूस होती है। तभी एक सफेद SUV उसके सामने आकर धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा उसका भरोसेमंद साथी राघव। उसकी मुस्कान हल्की थी, मगर उसमें कोई मजाक नहीं, बल्कि एक समझ थी जिसे केवल पुराने दोस्त ही पढ़ सकते हैं। वह राजत के पास आते हुए बोला, लगता है तूने आज कुछ ऐसा पीछे छोड़ दिया है जिसे तू बहुत पहले छोड़ देना चाहता था। राजत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ राघव, उसने शांत स्वर में कहा, कभी कभी सबसे बड़ा बोझ इंसान का अतीत नहीं होता, बल्कि वो उम्मीदें होती हैं जो उसने खुद पर कभी डाल दी थी। आज उनमें से एक उम्मीद का हिसाब खत्म हुआ। राघव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता था राजत, ये दिन आना ही था, लेकिन तूने इसे जिस तरह संभाला वह देखकर सच में अच्छा लगा। किसी पर उंगली उठाए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना तूने सिर्फ अपनी जगह वापस ली। यही परिपक्वता है। राजत ने गहरी सांस लेकर आसमान की ओर देखा। शाम की रोशनी इमारतों के शीशों पर पड़कर चमक रही थी, जैसे शहर खुद किसी नई शुरुआत का इशारा कर रहा हो। तुझे पता है राघव, उसने धीमे स्वर में कहा, लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी जीत वो है जब दुनिया बदल जाए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब इंसान खुद को बदला हुआ देखे। आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। कविता को देखकर दुख नहीं हुआ, बस यह समझ आया कि अगर कोई आपको आपकी कमजोरियों से ज्यादा कुछ देखने की कोशिश ही न करे तो उस रिश्ते का अंत होना ही ठीक है। राघव ने उसका कंधा थपथपाया। और अब तू आगे बढ़ सकता है, बिना किसी पुराने साए के। दोनों कार की तरफ बढ़े। राजत ने दरवाजा खोला, लेकिन बैठने से पहले रुक गया, जैसे किसी पुरानी याद ने धीरे से उसके कंधे को छुआ हो। मगर इस बार वह याद उसे पीछे नहीं खींच रही थी। वह बस एक कहानी बनकर मन में गुजर रही थी, बिना दर्द, बिना बोझ। तुझे पता है, राजत ने धीरे से कहा, मुंबई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ी सीख ये मिली कि हर इंसान की जमीन अलग होती है। कोई गहरे पानी से आता है, कोई ऊंचे घरों से, पर असली फर्क उसकी शुरुआत में नहीं, उसके फैसलों में होता है। SUV सड़क पर आकर धीरे से चलने लगी। बाहर इमारतों की लाइटें जलने लगी थीं। हर एक खिड़की एक नई उम्मीद की तरह चमक रही थी। राजत उन रोशनियों को देखते हुए बोला, अब मैं चाहता हूं कि कुछ युवाओं को उनकी दिशा मिले, जिन्हें लगता है कि हालात उन्हें रोक रहे हैं। उन्हें दिखाना चाहता हूं कि मंजिल पैसों से नहीं, इरादों से बनती है। राघव मुस्कुराया। फिर चल, शुरुआत करते हैं। तू तैयार है और दुनिया भी। और गाड़ी आगे बढ़ती गई।
पीछे कहीं शोरूम की रोशनी धुंधली होकर गायब हो गई, जैसे राजत की जिंदगी का पुराना अध्याय आखिरकार शांत होकर दरवाजा बंद कर चुका था। एसयूवी मुंबई की शाम की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर मोड़ के साथ राजत के मन में कुछ पुरानी यादें खुलती जा रही थीं। लेकिन इस बार वे यादें दर्द नहीं दे रही थीं, बस यह महसूस करा रही थीं कि किसी लंबी यात्रा की गहराई कितनी चुपचाप बनती है। वह खिड़की के बाहर देखते हुए बोला, राघव, लोग आज मेरी कहानी का आखिरी पन्ना देख रहे हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि शुरुआत कैसी थी। वह शुरुआत न गरीबी की थी, न अकेलेपन की, बल्कि एक ऐसी खामोशी की थी जिसके अंदर मैं खुद को भी सुन नहीं पाता था। राघव ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। राजत धीरे धीरे बोल रहा था, जैसे हर शब्द किसी दरकते हुए अतीत को छूकर आ रहा हो। तलाक के बाद मैंने कई रातें ऐसे बिताईं, राघव, जहां कमरा खाली नहीं होता था, बल्कि मैं ही खाली महसूस करता था। पैसे की कमी तो थी ही, मगर उससे बड़ा डर यह था कि मैं कहीं खुद को खो न दूं। एक रात मैं मरीन लाइंस पर बैठा था। लहरें किनारे से टकरा रही थीं और हर लहर ऐसे लौट रही थी जैसे जिंदगी मुझे इशारा दे रही हो कि आदमी जब गिरता है तो वह खत्म नहीं होता, बस उसे नया रास्ता चुनना पड़ता है। उसी रात एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बैठे। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, रास्ता भूल गए क्या? मैं हंस भी नहीं पाया, बस इतना कहा, हिम्मत खो गया हूं। राघव हल्का सा झुककर सुनने लगा। राजत की आवाज गहरी हो गई। उस बुजुर्ग ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोले, जिंदगी कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ती, या तो अनुभव देती है या दिशा, लेकिन तू दोनों लेने को तैयार दिखता नहीं। मैं चौंक गया। किसी अनजान इंसान ने मेरे भीतर वह बात देख ली थी जिसे मैं खुद से भी छुपा रहा था। उन्होंने एक छोटी सी डायरी मुझे दी। बोले, जो भी सीखो लिखते जाना, कल किस काम आ जाए कौन जानता है। बस उसी पल मुझे लगा कि मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे दिशा तो चाहिए थी, अब मुझे बस कोशिश करनी थी। एसयूवी एक पुल पर चढ़ रही थी। नीचे शहर की लाइटें नदी की सतह पर लंबी रेखाओं की तरह तैर रही थीं। राजत ने आगे कहा, अगले ही दिन मैंने अखबार में रियल एस्टेट इंटर्नशिप का विज्ञापन देखा। यह मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह वह दौराहा था जहां मुझे तय करना था कि मैं अपनी कहानी कहां मोड़ता हूं। इंटरव्यू में जब उन्होंने पूछा कि अनुभव क्या है, तो मैं चुप हो गया। फिर मैंने कहा, अनुभव नहीं, समझ सीखने की इच्छा है। शायद वही बात किसी को छू गई। मुझे मौका मिला और उस महीने मैंने जितना सीखा शायद पूरी जिंदगी में नहीं सीखा था। महीने कहा कि पता है, राघव की आंखों में गर्व चमक उठा, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि राजत बोलते समय किसी पुराने गहरे दरवाजे को खोल रहा था। पहला क्लाइंट मिला, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिन्हें घर नहीं सुकून चाहिए था। मैंने सौदा करवाया। कमीशन कम था, लेकिन उस दिन पहली बार लगा कि मैं किसी के जीवन में फर्क डाल सकता हूं। वही भाव मेरे भीतर बीज की तरह जम गया। इसके बाद हर दिन मैंने लिखा, कौन सा क्लाइंट क्या चाहता है, कौन सी गलती नहीं दोहरानी। मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन वह डायरी थी और वही मेरी ताकत बन गई। वह मुस्कुराया, एक गहरी संतोष भरी मुस्कान। 8 साल के सफर में बहुत कुछ टूट गया था, राघव, रिश्ते, उम्मीदें और कभी कभी खुद पर भरोसा भी। लेकिन एक चीज नहीं टूटी, डायरी में लिखी वह पहली लाइन, दिशा मिल जाए तो मंजिल की चिंता मत करो। वही लाइन आज भी मेरे ऑफिस की दीवार पर टंगी है। राघव ने इंजन धीरे किया और धीमी आवाज में कहा, और तुम आज उस दिशा की सबसे खूबसूरत मिसाल हो, राजत। राजत ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है राघव, अब मेरी बारी है किसी और को दिशा देने की। एसयूवी शहर की हल्की रोशनी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन राजत की नजरें बाहर के नजारों पर नहीं टिक रही थीं। उसकी आंखें उन जगहों को देख रही थीं जहां जिंदगी किसी और रूप में सांस लेती है। फुटपाथ पर बैठे बच्चे, पुराने घरों की टूटी छतें और वे चेहरे जिनकी उम्मीदें अक्सर आवाज बनने से पहले ही थम जाती हैं। राघव ने उसकी चुप्पी को महसूस करते हुए पूछा, क्या सोच रहा है? राजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राघव, मेरे जीवन में जो बदलाव आया वह सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं था। किसी ने मुझे संभाला था, समझा था, और शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें एक धक्का, एक विश्वास या एक मौका भी नहीं मिलता। मैं उस कमी को भरना चाहता हूं। एसयूवी एक संकरी सड़क से होते हुए मुख्य मार्ग में आई। राजत का चेहरा कार की रोशनी में चमक रहा था, शांत पर भीतर गहराई तक स्थिर। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, वह बोला, लेकिन यह किसी आम संस्था की तरह नहीं होगा।
मैं उन युवाओं को उठाना चाहता हूं जिनके पास न संसाधन है, न मार्गदर्शन, न आत्मविश्वास। मैं चाहता हूं कि उन्हें पहली बार लगे कि कोई है जो उनके सपनों पर विश्वास करता है। राघव ने इसे ध्यान से सुना, फिर बोला, यह कदम बड़ा है राजत, इतना बड़ा कि इसे संभालने के लिए मजबूत आधार चाहिए। राजत ने सिर हिलाया। मैंने वह आधार बना लिया है। मेरी कंपनी का CSR फंड पिछले 2 साल से अनटच्ड पड़ा है। इसके अलावा मैंने अपने मुनाफे से एक अलग कॉर्पस तैयार किया है। यह प्रोजेक्ट दान नहीं होगा, यह निवेश होगा लोगों के भविष्य में। उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग देंगे, तकनीक, व्यापार, संचार और वास्तविक बाजार का अनुभव। पर इसका उद्देश्य उन्हें बस ज्ञान देना नहीं होगा, बल्कि उन्हें खड़ा करना होगा। SUV एक बड़े बिलबोर्ड के सामने रुकी जिस पर लिखा था, रजत ग्रुप, बिल्डिंग पीपल नॉट जस्ट बिल्डिंग्स। राघव मुस्कुराया। तूने यह टैगलाइन पिछली मीटिंग में बदली थी, है ना? लगता है अब इसका असली मतलब सामने आने वाला है। रजत की आंखों में एक लंबी गहरी चमक उभरी। हाँ, अब इसका अर्थ सिर्फ कंपनी की पहचान नहीं रहा, यह मेरी पहचान है। वे कार से उतरकर ऑफिस की ओर बढ़े। रात की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे शहर खुद राजत के फैसले को सुन रहा हो। वह बोला, जब मैं मरीन लाइंस की उस रात को याद करता हूं तो महसूस होता है कि किसी ने मुझे रास्ता नहीं दिखाया था। बस एक व्यक्ति ने मुझसे इतना कहा था कि मैं फिर से उठ सकता हूं। मुझे लगता है कभी कभी इंसान को हाथ पकड़ने की नहीं, बस किसी की आवाज सुनने की जरूरत होती है। मैं वही आवाज बनना चाहता हूं। राघव ने दरवाजा खोलते हुए कहा, तू सोच नहीं रहा राजत, तू इतिहास बनाने जा रहा है। राजत ने हल्की मुस्कान दी। मैं इतिहास नहीं, आदत बदलना चाहता हूं। यह आदत कि हम सपनों को सिर्फ अमीरों की चीज समझते हैं। ऑफिस की लिफ्ट में प्रवेश करते समय राजत ने अंतिम निर्णय लिया। कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, नया जीवन परियोजना का ऐलान उसी में होगा। अब समय आ गया है कि मेरी कहानी किसी और की शुरुआत बन जाए। और उसी क्षण लिफ्ट के बंद होते दरवाजों ने मानो एक नए अध्याय को जन्म दे दिया। मुंबई की सुबह हल्की धूप के साथ जाग रही थी, लेकिन राजत के ऑफिस के बाहर असाधारण हलचल थी। मीडिया वैन, कैमरों की कतारें, रिपोर्टरों का उत्साह, हर चेहरा इस बात का संकेत दे रहा था कि आज का दिन साधारण नहीं होने वाला। राजत आम दिनों में ऐसी भीड़ से दूर ही रहता था, पर आज वह भीड़ उसके लिए नहीं, बल्कि एक नई सोच के लिए जुटी थी। लॉबी में राघव हाथ में फाइल लिए खड़ा था। उसने राजत के पास आते हुए कहा, सब तैयार है, बोर्ड भी बैठ चुका है, उम्मीदें सबकी बड़ी हैं। राजत ने एक शांत संतुलित मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उम्मीदें जितनी बड़ी हों, जिम्मेदारी उतनी गहरी होती है। मुझे सिर्फ वही निभानी है। कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखते ही तालियों की लहर गूंज, कैमरों की फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन राजत की नजरें भीड़ पर नहीं बल्कि भीतर जमा विचारों पर थीं। वह माइक के सामने खड़ा हुआ और कुछ क्षण बिना बोले खड़ा रहा, जैसे सही शब्द खुद अपने आप उसकी मन की परतों से ऊपर आना चाहते हों। फिर उसने कहा, दोस्तों, आज मैं कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करने नहीं आया हूं, न कोई बिजनेस ग्रोथ का चार्ट दिखाने। मैं आया हूं यह बताने कि पिछले 2 साल से मेरी कंपनी के CSR फंड को हमने छुआ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उसका इस्तेमाल किसी साधारण परियोजना पर नहीं होना चाहिए। उसे सही उद्देश्य का इंतजार था, और आज वह उद्देश्य तैयार है। नया जीवन परियोजना यह उन युवाओं के लिए है जिनके पास सपने हैं पर साधन नहीं, इच्छा शक्ति है पर दिशा नहीं। हम उन्हें स्किल देंगे, मेंटर देंगे, और यदि वे तैयार हों तो अपना पहला कदम उठाने के लिए फंड भी देंगे। यह कार्यक्रम किसी दान की तरह नहीं चलेगा, यह साझेदारी की तरह चलेगा। हम उनके साथ खड़े होंगे, पर उनकी यात्रा वे खुद तय करेंगे। हॉल में तालियों की आवाज गूंज उठी। पत्रकारों ने हाथ उठाकर प्रश्न पूछने शुरू किए। क्या यह पूरी तरह मुफ्त होगा? राजत ने स्पष्ट स्वर में कहा, हां, लेकिन इसे मुफ्त कहना ठीक नहीं होगा। यह एक निवेश है लोगों के भीतर छुपे सामर्थ्य में। हम भविष्य गढ़ना चाहते हैं, सिर्फ इमारतें नहीं। कई रिपोर्टरों के चेहरे पर सम्मान झलकने लगा। सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण के कमेंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। रियल इंस्पिरेशन, युवाओं के लिए बड़ा कदम। इसी वक्त शहर के एक शांत अपार्टमेंट में काविता सुबह की कॉफी लिए टीवी के सामने बैठी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मानो वह अभी दिन शुरू करने ही वाली हो। लेकिन स्क्रीन पर हेडलाइन उभरी, राजत वर्मा अनाउंसेस मैसिव सोशल अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट। कॉफी का कप उसके हाथ में ठहर गया। उसने रिमोट उठाया और आवाज बढ़ा दी,
टीवी पर राजत दिख रहा था आत्मविश्वासी, पर शांत, बड़ा, पर विनम्र। उसकी बातों में ऐसी परिपक्वता थी जिसे वह शायद कभी जान ही नहीं पाई थी। वह धीरे से फुसफुसाई, यह वही है, वही राजत जिसे मैंने समझा ही नहीं। टीवी स्क्रीन पर राजत बोल रहा था, हर युवा को मौका मिलना चाहिए। किसी की शुरुआत चाहे जहां से हो, उसकी मंजिल वही होती है जहां उसका साहस उसे ले जाए। उसकी यह बात हॉल में गूंज उठी, लेकिन यह कविता के सीने में कहीं और गहराई तक उतर गई। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना दरवाजा जोर से उसके भीतर खुल गया हो, वह दरवाजा जिसे उसने वर्षों पहले खुद बंद कर दिया था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर राघव ने राजत के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तूने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया राजत, तूने एक आंदोलन शुरू किया है। राजत बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया, जैसे उसे पता हो कि यह शुरुआत अभी और बड़े रूप में खिलने वाली है। और शहर के दूसरी ओर कविता सोफे पर बैठी रह गई, चुप, स्तब्ध और उस सच्चाई से लड़ती हुई जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाई थी। राजत आज सिर्फ सफल नहीं था, वह एक विचार बन चुका था, एक ऐसा विचार जिसे उसने कभी मूल्य नहीं दिया था। मुंबई की उस दोपहर में हवा थोड़ी ठंडी थी, पर कविता के भीतर बेचैनी की आग दहक रही थी। पिछले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद रात भर वह करवटें बदलती रही। स्क्रीन पर दिखने वाला राजत शांत, सुलझा हुआ और किसी तरह पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। सुबह तक आते आते उसने एक निर्णय ले लिया, मुझे उससे मिलना होगा। उसने धीरे से कहा, जैसे खुद को ही समझा रही हो कि यह आखिरी अवसर है। दोपहर में वह राजत के ऑफिस पहुंची। उठते बैठते साहस जैसे उसकी मुट्ठी से फिसल रहा था। रिसेप्शन पर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं राजत वर्मा से मिलना चाहती हूं। गार्ड ने ऊपर कॉल किया और थोड़ी देर बाद उसे अंदर जाने की अनुमति मिल गई। शायद नियति भी चाहती थी कि यह मुलाकात अब पूरी हो। राजत कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठा अगले प्रोजेक्ट की एनजीओ टीम के लिए दस्तावेजों का अंतिम निरीक्षण कर रहा था। उसका दिन काफी व्यस्त था, पर चेहरा शांत था, जैसे वह हर जिम्मेदारी को बिना किसी उतावलेपन के निभाना सीख चुका हो। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कहा, कम इन। और जैसे ही कविता दरवाजा खोलकर अंदर आई, कमरे का वातावरण बदल गया। राजत ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई तीखापन नहीं, सिर्फ एक समाई हुई दूरी थी। कविता, तुम? उसके स्वर में आश्चर्य नहीं, सिर्फ एक विनम्र औपचारिकता थी। कविता कुर्सी पर बैठते हुए बोली, राजत, मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ कुछ मिनट। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सांस भरकर कहा, कल जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा तो पहली बार लगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की। मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई, न तुम्हारी चुप्पी को, न तुम्हारे संघर्ष को। उसकी आवाज भर्रा गई। राजत शांत रहा। न उसने दर्द दिखाया, न कोई पुरानी शिकायत, जैसे समय ने उन घावों को पूरी तरह सील कर दिया हो। कविता आगे बोली, क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? शायद आज हम दोनों पहले से बेहतर समझते। रजत ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोका। उसकी आवाज गहरी पर बेहद शांत थी। कविता, अतीत के कुछ पन्ने पढ़ने के लिए होते हैं, दोबारा लिखने के लिए नहीं। तुमने जो रास्ता चुना था, उसने हमारे बीच बहुत कुछ बदल दिया था, और यह बदलाव अब वापस नहीं हो सकता। तुम्हारा निर्णय तुम्हारे लिए कठिन होगा, मगर उसने मुझे एक नई दिशा दी। आज मैं वही आदमी नहीं हूं जो कभी तुम्हारी काम साम तरह के साथ है। नजरों में खड़ा कांपता था। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा? उसकी आवाज टूटी हुई थी। राजत ने कहा, कुछ बचा है तो बस शुभकामना। न कोई शिकायत है, न कोई प्रतीक्षा। लेकिन जहां मैं आज हूं, वहां मेरे कदम किसी ऐसे अतीत की तरफ मुड़ नहीं सकते जो मुझे फिर वहीं गिरा दे। उसकी यह बात कविता को भीतर तक चीर गई। उसने कुर्सी पकड़ी, जैसे अचानक जमीन हिल गई हो। तभी दरवाजा फिर खुला। 2 लोग फाइलें लिए अंदर आए। सर, एनजीओ टीम रिसेप्शन पर पहुंच गई है। इवनिंग मीटिंग के लिए सब तैयार है। उनके स्वर में सम्मान और उत्साह दोनों थे। कविता ने यह सुना, और यही वह क्षण था जब उसके भीतर कुछ पूरी तरह टूट गया। राजत अब किसी अकेले आदमी की तरह नहीं था जिसे वह कभी छोड़ दोनों परे करके गई थी। वह अब एक उद्देश्य से जुड़ा इंसान था, सैकड़ों लोगों की उम्मीदों का केंद्र। उसके जीवन में अब ऐसी जगह नहीं थी जहां पुरानी परछाई दोबारा प्रवेश पा सके। कविता खड़ी होने की कोशिश में लड़खड़ा गई। राजत ने विनम्रता से कहा, ध्यान रखना कविता, तुम खुश रहना, यही चाहूंगा। यह वाक्य तीखे नहीं थे, लेकिन उनमें एक अंतिम रेखा थी
जो हर कहानी में तब खिंचती है जब वह सचमुच खत्म हो जाती है। कविता बिना कुछ कहे बाहर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रजत ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर गर्व नहीं, न कठोरता, बस एक शांति थी। वह समझ चुका था कि आज उसने अपनी जिंदगी का एक भारी पन्ना हमेशा के लिए पलट दिया है। मुंबई की शाम धीरे धीरे रात में घुल रही थी, पर शहर की आवाजें कविता के भीतर उतरते सन्नाटे को तोड़ नहीं पा रही थीं। राजत के ऑफिस से लौटते समय उसे लगा था कि शायद हवा उसके दिल का बोझ हल्का करेगी, लेकिन घर पहुंचते ही जैसे कमरे की दीवारों ने उसकी सारी थकान को पकड़ लिया। उसने दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। वहां उसे खुद का चेहरा दिखा, थका हुआ, टूटा हुआ और बहुत छोटा। यह वही कविता नहीं थी जो कभी खुद को दुनिया के केंद्र में समझती थी। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और सिर नीचे कर लिया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, मानो हर सांस उसके पुराने फैसलों की चुभन लेकर आ रही हो। वह फुसफुसाई, मैंने इतना गलत कैसे समझ लिया किसी इंसान को? क्या आंखें थी मेरी या मेरा दिल ही अंधा था? उस रात पहली बार उसे एहसास हुआ कि अकेलापन सिर्फ तब नहीं आता जब कोई साथ छोड़ दे। अकेलापन तब आता है जब इंसान खुद अपनी समझ से हार जाए, और कविता उसी हार के बीच बैठी थी। इसी समय शहर के दूसरे छोर पर राजत अपने ऑफिस में अगली बैठक के लिए तैयार था। लंबे दिन के बावजूद उसकी आंखों में थकान की जगह एक स्थिर विश्वास था। वह विश्वास जो किसी बड़े काम के कंधों पर चढ़ने से आता है। एनजीओ टीम उसके सामने बैठी थी और स्क्रीन पर प्रोजेक्ट की योजना विस्तार से दिखाई दे रही थी। राजत ने स्लाइड की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें सिर्फ स्किल नहीं देने, हमें ऐसे माहौल बनाने हैं जहां ये युवा खुद पर यकीन करना सीखें। उनके भीतर चिंगारी है, बस उसे हवा देने वाला कोई नहीं मिला। हम वही हवा बनेंगे। टीम के लोग उसके शब्दों को गहराई से सुन रहे थे। राघव ने धीमे से कहा, राजत, तुम्हारी योजना जितनी स्पष्ट है उतनी ही जरूरत से जुड़ी है। लगता है तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाया, अपनी सोच को रूप दिया है। राजत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई भी लड़का या लड़की जिसने जीवन में दरवाजे बंद देखे हों, उन्हें लगे कि एक दरवाजा उनके लिए भी खुल सकता है। इसके बाद दस्तावेजों पर अंतिम चर्चा हुई। हर बिंदु पर राजत की पक्का साफ दिख रही थी। कहां केंद्र बनेगा, कौन सी कम्युनिटी पहले शामिल होगी, मेंटरशिप साइकिल कैसी होगी। उसकी टीम उसके फैसलों की स्पष्टता देखकर प्रभावित थी। कई बार लगता था जैसे वह सिर्फ योजना नहीं समझा रहा, बल्कि अपने पुराने अधूरे सपने को आकार दे रहा हो। जब सभी सदस्यों ने प्रोजेक्ट पर सहमति जताई, रजत ने अंतिम दस्तावेज पर साइन किया। उसी क्षण नया जीवन प्रोजेक्ट आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। कमरे में तालियां गूंज उठीं। रजत ने सिर झुकाया और अंदर कहीं एक पुरानी पीड़ा धीरे धीरे घुलने लगी। जिस तरह से रंग पानी में घुलकर धीमे धीमे गायब हो जाते हैं, वह जानता था कि यह सफर सिर्फ उसका नहीं रहने वाला। यह सफर अब सैकड़ों उम्मीदों का रास्ता बनेगा। उधर कविता खिड़की के पास नहीं गई। उसने पर्दे हटाकर रोशनी को देखने की बजाय पर्दा बंद कर दिया, जैसे दुनिया से खुद को छिपाना चाहती हो। वह अपने बिस्तर पर बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपा लिया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि राजत उससे दूर नहीं गया था। वह तो इतना ऊपर उठ चुका था कि अब उसकी दुनिया में लौटना उसके लिए मुमकिन ही नहीं। कमरे की चुप्पी और तेज हो गई। बाहर शहर चल रहा था, लोग भाग रहे थे, सपने बन रहे थे, बट कविता की दुनिया वहीं रुक गई जहां उसका पछतावा शुरू हुआ था। और राजत, वह नए रास्ते पर आगे बढ़ चुका था, उस रास्ते पर जहां उसके कदमों के साथ किसी और की उम्मीदें भी चलने वाली थीं। अगली सुबह मुंबई की हवा आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी, जैसे शहर खुद किसी नई शुरुआत के इंतजार में हो। पिछली रात एनजीओ टीम के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद आज राजत पहली बार अपने नया जीवन प्रोजेक्ट के उन युवाओं से मिलने वाला था जिनके लिए यह पूरी पहल बनाई गई थी। वह ऑफिस पहुंचा तो देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में पहले से ही 50 के करीब युवा बैठे हुए थे। कुछ संकोच में, कुछ बेचैनी में और कुछ ऐसे जिनके चेहरे पर मानो कोई अदृश्य बोझ था। लेकिन उनकी आंखों में जो चीज राजत को तुरंत दिखाई दी, वह थी एक धीमी सी चमक, जैसे उम्मीद अभी बुझी नहीं है, बस हवा के झोंके की तलाश में है। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इन्हें देख राजत, लगता है आज तेरा सफर सिर्फ तेरे लिए नहीं रहा। राजत ने एक धीमी मुस्कान के साथ हामी भरी, शायद सच यही है। राघव, कभी लगता था कि जिंदगी ने मुझे मोड़ दिए हैं, पर आज समझ आ रहा है कि वही मोड़ मुझे यहां तक लाए।
हॉल में जैसे ही राजत मंच पर पहुंचा, एक शांत ऊर्जा फैल गई। उसने किसी प्रस्तुति का सहारा नहीं लिया, बस दिल से बोलना शुरू किया। मैं यहाँ आपको यह बताने नहीं आया कि आपको क्या बनना है, बल्कि यह बताने आया हूं कि आप वह बनने की क्षमता पहले से रखते हैं। जब मैं अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कर के पहले रहा था, मेरे पास कोई राह दिखाने वाला नहीं था। अगर आज मैं कुछ कर पा रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए कि मैंने ठहरना नहीं चुना। यही मैं आपसे चाहता हूं, खुद को मत छोड़ना। पीछे बैठा एक दुबला पतला लड़का अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज हल्की पर सच्ची थी। सर, अगर कोशिश करते करते थक जाऊं तो? राजत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। थकना भी जरूरी है। थके हुए कदम भी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर आदमी रुकने की वजह ढूंढने की जगह आगे बढ़ने की वजह ढूंढ ले। लड़के के चेहरे पर एक विश्वास जैसा कुछ उतर आया। कई युवाओं की सांसें हल्की हो गईं, जैसे उनके कंधों से कोई अदृश्य वजन उतर रहा हो। राजत के भीतर एक क्षणिक खामोशी उठी। उसे अपना पुराना स्वरूप याद आ गया, वही जो कभी ऐसे ही सवाल अपने भीतर दबाए घूमता था पर पूछने की हिम्मत नहीं करता था। ओरिएंटेशन समाप्त हुआ तो एक युवा लड़की राजत के पास आई। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद एक साथ मौजूद थे। वह बोली, सर, आपने ही कहा था कि डर को आदत मत बनने दो। अगर आप वह ना कहते तो मैं आज यहां नहीं होती। राजत को क्षण भर लगा कि समय जैसे उसके सामने रुक गया हो। उसे याद भी नहीं था कि उसने ऐसा किससे कहा होगा, पर उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि राजत का गला भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, अब जब तुमने पहला कदम ले लिया है, आगे की राह खुद तुम्हें ताकत देगी। दिन ढलते ढलते राजत खाली हॉल में अकेला खड़ा था। कुर्सियां शांत थीं, लेकिन कमरे में उम्मीद की एक अदृश्य चमक फैली हुई थी। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पहली बार किसी ठोस अर्थ से भर गई है। उसने खुद से कहा, शायद यही वह जगह है जहां मुझे हमेशा पहुंचाना था। उधर कविता अपने कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसके सामने दो ढेर रखे थे, एक पुराने दस्तावेजों का जिसमें तलाक के कागज भी थे और दूसरा पासपोर्ट, वीजा फॉर्म और कुछ उड़ान विवरण। वह लंबे समय तक दोनों को देखती रही। उसने खिड़की नहीं खोली, वह रोशनी नहीं देखी। आज उसकी आंखों को दुनिया नहीं, खुद की सच्चाई से सामना करना था। धीरे धीरे उसने पासपोर्ट वाले ढेर को उठाया और खुद से कहा, शायद अब मुझे भी एक नई शुरुआत चाहिए। ऐसी शुरुआत जहां मैं अपनी ही गलतियों की परछाई में न जीऊं। उसकी आंखें भले नम नहीं थीं, पर आवाज में एक स्वीकार था। वह स्वीकार जो किसी इंसान को भीतर से बदल देता है। और इस तरह उसी शहर में दो जिंदगियां दो अलग दिशाओं में बढ़ रही थीं, एक रोशनी फैलाने के लिए और एक अपनी ही अंधेरी गलियों से बाहर निकलने के लिए। मुंबई की सुबह उस दिन असाधारण रूप से शांत थी। कुछ महीनों बाद नया जीवन प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक विचार नहीं रहा था, वह कई युवाओं की जिंदगी में पहली किरण बन चुका था। राजत अपने ऑफिस पहुंचकर सीधे उस हॉल की तरफ गया जहां आज पहले बैच की प्रगति प्रदर्शित होने वाली थी। हॉल में कदम रखते ही उसे दीवारों पर लगी तस्वीरें दिखीं। किसी ने अपना छोटा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया था, किसी ने स्किल ट्रेनिंग पूरी कर ली थी और किसी ने अपने परिवार की पहली नियमित आय घर लाकर दिखा दी थी। राजत उन तस्वीरों के सामने रुक गया। उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, लेकिन भीतर एक सुकून की परत उतर रही थी। वह सुकून जो सिर्फ तब मिलता है जब इंसान के संघर्ष किसी और की राह आसान बना दें। प्रोग्राम शुरू हुआ। मंच पर वही दुबला पतला लड़का आया जिसने ओरिएंटेशन डे पर डरते हुए पूछा था, अगर मैं असफल हो गया तो? आज उसके हाथ में अपना पहला माइक्रो बिजनेस किट था। उसने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा, सर ने कहा था कि थकना बुरा नहीं, रुक जाना बुरा है। शायद मैं थकता रहा पर रुका नहीं, इसीलिए आज यहां खड़ा हूं। राजत ने यह सुना और उसके दिल में एक हल्की सी थरथराहट उठी। उसने महसूस किया कि जिंदगी की सारी चोटें, सारी ठोकरें शायद इसी क्षण की तैयारी थीं। कार्यक्रम के बाद राघव उसके पास आया। तुझे देखकर लगता है राजत कि इंसान का असली घर वही होता है जहां वह दूसरों की राह उजली करता है। राजत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर किसी की ठोकरें कम हो जाएं तो उसे ही मैं अपनी जीत मानता हूं। बाकी सब तो वक्त के साथ धुंधला हो ही जाता है। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर कविता एयरपोर्ट जाने वाली टैक्सी में बैठी थी। उसकी गोद में पासपोर्ट, टिकट और कुछ कागज थे। वह खिड़की से बाहर नहीं देख रही थी, जैसे शहर को आखिरी बार देखने की जरूरत ही न हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर आवाज में एक मैच्योरिटी थी। उसने सोचा, मैंने राजत को देर से समझा, पर शायद खुद को अब समझ रही हूं। टैक्सी एक मोड़ से गुजरी
और दूर राजत की कंपनी की इमारत दिखी। कविता की नजर कुछ पल ठहर गई, फिर वह धीरे से दूसरी ओर देखने लगी। कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ यह एहसास कि कुछ रिश्ते शुरू होते ही अपने अंत की ओर बढ़ने लगते हैं और कुछ इंसान इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि उन्हें सिर्फ याद ही किया जा सकता है। एयरपोर्ट पर उतरते समय उसने एक गहरी सांस ली। मुंबई उसके पीछे छूट रहा था, पर किसी बोझ की तरह नहीं, जैसे कोई पुराना अध्याय जिसे अंततः बंद करने का समय आ गया हो। उसने मन ही मन राजत के लिए दुआ की, तुम जैसे भी रहो ऐसे ही लोगों के दिल में रोशनी जगाते रहो। उधर राजत ने हॉल की लाइट्स बंद करने से पहले एक आखिरी बार उन कुर्सियों को देखा जहां कभी डर, उम्मीद और हिचक बैठी होती थीं। अब वे कुर्सियां खाली थीं, पर उनमें आज भी उन युवाओं के सपनों की गूंज बाकी थी। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया जिंदगी, तूने मुझे तोड़ा भी और किसी के लिए सहारा बनने लायक भी किया। और इस तरह दो जिंदगियां दो अलग रास्तों पर आगे बढ़ीं, एक पछतावे को छोड़कर नई शुरुआत की ओर और दूसरी दूसरों का भविष्य रोशन करने की दिशा में। पर दोनों ने एक बात आखिरी बार समझ ली थी, अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और धैर्य, मेहनत और ईमानदारी इंसान को वहीं पहुंचा देती है जहां उसका दिल सच में पहुंचना चाहता है। कहानी आपसे सिर्फ यह पूछकर समाप्त होती है, आप अपनी जीत कहां ढूंढेंगे? किसी को जवाब देने में या खुद को नए सिरे से गढ़ने में? अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी एक टिप्पणी किसी और के जीवन में नई शुरुआत की रोशनी बन सकती है। इस जीवन में किसी इंसान की सबसे बड़ी क्षति गरीबी या असफलता से नहीं, बल्कि खुद और दूसरों के मूल्य को गलत आंकने से होती है। राजत और कविता की कहानी हमें एक कठोर परंतु जरूरी सीख देती है, कभी भी किसी को केवल वर्तमान स्थिति देखकर आंकना मत, क्योंकि समय किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकता है। कई लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, हारे हुए लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक अदृश्य आग जल रही होती है जो किसी दिन रोशनी बन सकती है। अगर हम केवल उनकी वर्तमान कमजोरी देखें तो हम न केवल उनकी प्रतिभा खो देंगे, बल्कि एक उज्जवल भविष्य को भी नजरअंदाज कर देंगे। और यह भी याद रखें कि घमंड और अहंकार किसी रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। रिश्ते विश्वास और साथ पर टिकते हैं, न कि धन, स्थिति या प्रतिष्ठा पर। एक गलत निर्णय या गर्मजोशी में लिया गया फैसला वर्षों की सच्ची साझेदारी को नष्ट कर सकता है। राजत की सफलता किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह दिखाने के लिए थी कि धैर्य, ईमानदारी और साहस रखने वाला इंसान अंततः जीतता है। कविता का पछतावा यह सिखाता है कि यदि हम समय पर समझें और समर्थन दें तो खोए हुए अवसर और रिश्ते बचाए जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप किसी संघर्षरत इंसान के पास हैं, धैर्य रखें। अगर आप अपनी राह पर हैं, दयालु और समझदार बनें। और अगर आप थके हुए हैं, याद रखें कि किसी की शुरुआत उन्हें नहीं परिभाषित करती, बल्कि उनकी कोशिश और स्थिरता ही उन्हें महान बनाती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी को छोटा ना आंकें, अहंकार को न पालें और मेहनत, धैर्य और अच्छाई के रास्ते पर हमेशा चलें।